नमस्कार सभी को। देखिए यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के नोट्स आपके सामने लेके आए हैं और ये जो नोट्स आपको हम बताएंगे इससे आपका पूरा चैप्टर यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा। बहुत आसानी से रिवाइज हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम इसमें आपको नहीं होने वाली पूरे चैप्टर से रिलेटेड। तो पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं जो इस चैप्टर में यूज़ किए गए हैं। जैसे पहला वर्ड सती यूज़ किया गया है। सती का मतलब क्या होता है? वर्चुअस वुमन होता है, बहुत पायस वुमन होती है सती। These women choose death by burning herself on the funeral pyre of their husband। ठीक है, तो होता क्या था कि जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो जो सती होती थी, मतलब एक सती प्रथा होती थी। इसमें क्या होता था, जो वुमेन होती थी, मतलब जो उनकी वाइफ होती थी, उनको भी क्या कर दिया जाता था, उन्हीं की चिता पर लिटा दिया जाता था, जिससे वो भी जल के खत्म हो जाती थी, उनकी भी डेथ हो जाती थी। इसी फिनोमेना को कहा जाता था सती। अगली बात है अनटचेबल, मतलब क्या होता है? द लोवेस्ट बाय द अपर क्लास पीपल। देखिए एक आपको पता होगा कि हम लोग के यहाँ मतलब हिंदुइज्म में अगर देखा जाए तो हिंदुइज्म में 4 वर्ण व्यवस्था दी गई है। 4 वर्णों की बात करी गई है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात करी गई है। तो जो अनटचेबल हैं वो कहाँ से आते हैं? वो शूद्र क्लास से आते हैं, मतलब जो लोवेस्ट क्लास होती थी उसमें से शूद्र आते थे और इनको बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं करने दी जाती थी। हालांकि रेस्टोरेंट्स तो उस समय होते नहीं थे, जैसे कुएं हो गए, पॉन्ड्स हो गए, तो उनमें इनको पानी भी भरने नहीं दिया जाता था। इनका सब कुछ अलग होता था। कंजर्वेटिव क्या होते हैं? तो जो पुरानी विचारधारा वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो पुराने ट्रेडिशंस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? कंजर्वेटिव कहा जाता है। ठीक है, जैसे जो चीज़ पहले चल रही थी और ऐसे लोग क्या चाहते हैं कि जो चीज़ चलती आ रही है वही चलती रहनी चाहिए, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नए चेंजेस को क्या करते हैं? अपोज करते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं कंजर्वेटिव। ठीक है, एक आइडियोलॉजी टाइप की आप समझ सकते हैं इसको। अब सफरेज क्या होता है? तो सफरेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। वोट का अधिकार जो होता है उसी को क्या कहते हैं? सफरेज कहते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने चैप्टर में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखेंगे। About 200 years ago, the society had imposed many barriers on the women। अब देखिए वुमेन पे आपको पता होगा, अगर 200 साल पहले की बात करी जाए, वुमेन पे बहुत सारे बैरियर्स थे। बैरियर किस तरीके के थे? कि वो स्कूल नहीं जा सकती थी। ठीक है, दे कुड नॉट मैरी अकॉर्डिंग टू देयर विल, मतलब जिससे चाहे वो शादी नहीं कर सकती थी। उनको एक मतलब फोर्सफुली शादी करी जाती थी और बताया जाता था इसी से ही शादी करनी आपको है। और अगर कोई लड़की ऐसी होती थी जो मना कर देती थी शादी करने से, तो वो चीज़ बिल्कुल अलाउड ही नहीं थी उस समय सोसाइटी में। हालांकि आज बहुत ज़्यादा बदलाव इसमें देखा जाता है। इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री सती प्रथा एग्जिस्टेड, मतलब पहले अगर देखेंगे जब सती स्टार्ट हुई, ठीक है, मेनली गुप्त एज में पहली बार सती के बारे में एक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ मिला था। लेकिन जैसे जैसे सती बढ़ती है तो क्या देखा गया कि पहले ये कुछ ही पार्ट में थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके बहुत सारे पार्ट में भारत में फैल गई। विडोज वर प्रेज्ड इफ दे चोज डेथ बाय बर्निंग देमसेल्व्स। तो देखिए विडो जो होती थी, जो विधवाएं होती थी, उनको प्रेज किया जाता था। कब प्रेज किया जाता था? तो प्रेज तब किया था जब वो डेथ चूज करती थी, मतलब कोई अपनी मौत को चूज करेगा तो उसकी वाहवाही होगी, उसको एक तरीके से प्रेज वर्दी उसको कहा जाएगा। ठीक है, और क्या होता था? फुनरल पायर पे इनको लेटा दिया जाता था, हस्बैंड की फुनरल पायर पे। ठीक है, इसके बाद आते हैं द सोसाइटी दैट एग्जिस्टेड इन दोज डेज वाज आल्सो कास्ट बेस्ड। एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। देखिए वुमेन के साथ तो प्रॉब्लम थी ही थी, और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी? कास्ट बेस्ड प्रॉब्लम थी। क्योंकि जो सबसे नीचे शूद्र कुल था या शूद्र जो कास्ट थी, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। हालांकि people were divided along the line of caste। ब्राह्मण एंड क्षत्रिय were considered as अपर कास्ट। तो अपर कास्ट किसको माना जाता था? ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे उनको अपर कास्ट माना जाता था। ठीक है, ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स जो थे, ठीक है, वो मेनली वैश्य में आ जाएंगे। इसके बाद जो है पीजेंट्स आते हैं और आर्टिसंस आते हैं। ये किस कैटेगरी में आते थे? तो शूद्र कैटेगरी में आते थे। हालांकि अगर सबसे पुरानी बात अगर देखी जाए तो जो वर्ण व्यवस्था थी वो वर्क के आधार पे थी, काम के आधार पे थी। ठीक है, जो जिस तरीके का वर्क करता था उस हिसाब से उसका क्या होता था? वर्क होता था, उस हिसाब से उसकी कास्ट होती थी। लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया? ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ कर दिया गया था। ठीक है, तो हमारे ऋग्वेद में ऑन द बेसिस ऑफ वर्क दिया गया है, लेकिन बाद में बहुत सारे लोगों ने क्या किया? उसको वर्क की जगह हटा के क्या कर दिया? बर्थ कर दिया। मतलब जो जहाँ पैदा होगा वो उसका एक तरीके से कास्ट हो जाएगी। कितना गलत था।
At the lowest rung were those whose jobs was to keep cities and villages clean. तो देखिए सबसे नीचे अगर कोई था जिसको अनटचेबल कहा गया है, उनका काम क्या था कि वो सिटी को क्लीन रखते थे, विलेजेस को क्लीन रखते, मतलब सफाई करने का काम जो है वो उन्हीं का ही होता था, उनको अनटचेबल कहा जाता था। who were considered inferior by the so called upper class people। तो अपर क्लास जो लोग होते थे वो इनको बहुत ही नीच समझते थे, नीचा समझते थे, inferior समझते थे। सती प्रथा was seen as evidence of the barbarism of the east। तो barbarism of east अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है, वो सती प्रथा है। हालांकि बहुत सारे और भी ट्रेडिशंस थे जिसको barbarism of east कहा गया है। वर्किंग टूवर्ड्स चेंज, अब जो चेंजेस आए हैं वो कैसे आए हैं उसके बारे में यहाँ पर बात कही गई है। थिंग्स हैव नाउ बीन ग्रेटली चेंज नाउ, मतलब बहुत सारा चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है अगर आज के परिवेश में आप देखेंगे तो। सबसे पहले वुमेन की बात अगर करी जाए तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है, वुमेन को बेटर पोजीशन है हर एक फील्ड में। यहाँ तक कि अभी तक आर्मी में भी वुमेन जो थी वो परमानेंट कमीशन में नहीं जा सकती थी, अब ये भी अलाउ कर दिया गया भारत में तो। लेकिन अभी भी फ़िलहाल बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर वुमेन की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं देखी जाती है। दे आर गेटिंग हाई एजुकेशन, तो अच्छी खासी एजुकेशन मिल रही है, जॉब भी मिल रही है, मतलब जॉब में तो एक तरीके से रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जाता है जिससे इनको और ज़्यादा प्रमोशन मिल सके और ज़्यादा ये मोटिवेट हो सकें। दो कास्ट फीलिंग इज नॉट कम्प्लीटली रूटेड आउट बट इट इंटेंसिटी हैज़ बीन मिनिमाइज्ड कंसिडरेबली। देखिए जो कास्टिज्म है, जो कास्ट की फीलिंग है वो भारत से कभी नहीं ख़त्म हो सकती है, लेकिन बहुत हद तक ये जो कास्ट की फीलिंग है वो पहले के हिसाब से बहुत ही मिनिमाइज हो गई, बहुत ही कम हो गई है। पहले अनटचेबिलिटी था, अब तो अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में एक दंडनीय अपराध बिल्कुल जो भी अनटचेबिलिटी अगर करता है तो वो एक ऑफेंस माना जाएगा। इस तरीके की चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में सीधे-सीधे रख दी गई है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ये सब चीज़ों को सही करने के लिए। What positive changes we see in our society have not occurred overnight। तो देखिए जो भी चीज़ें हम लोग आज देख रहे हैं, जो भी पॉजिटिव चेंजेस हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो वुमेन की सिचुएशन में हो, चाहे कास्ट बेस्ड चीज़ें हों, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं सही हुई हैं, सालों साल इसमें लोगों ने मेहनत करी है, वुमेन का इसमें रोल रहा है, रिफॉर्मर्स का रोल रहा है, तब जाके ये चीज़ें बहुत हद तक लाइन पे, पटरी पे आ पाई हैं। इट टुक लॉन्ग ईयर्स टू टेक प्लेस फ्रॉम द अर्ली 19th सेंचुरी। तो देखिए अर्ली 19th सेंचुरी से ही क्या था, डिबेट्स और डिस्कशंस चालू हो गए थे। और किस चीज़ से रिलेटेड डिबेट्स और डिस्कशन होते थे कि जितने भी इविल्स हैं हमारी सोसाइटी में उसको ख़त्म किया जाए। These debates were often initiated by Indian reformers and reform groups। अब ये जो डिबेट्स थे करते कौन थे, तो ये जो डिबेट्स थे मतलब इन सब चीज़ों पे जो चर्चाएं थी वो रिफॉर्मर्स करते थे, रिफॉर्म ग्रुप्स करते थे, कई सारे एसोसिएशंस बने थे जो ये सब बातें करते थे और जो हमारे सोसाइटी में इविल्स फैले हुए थे जैसे सती हो गया, कास्टिज्म हो गया, इन सबको ख़त्म करने की बात करते थे। चेंजिंग लाइव्स ऑफ विडोज़, अब देखिए विडोज़ की पोजीशन कैसे चेंज हुई, किसने किसने पार्टिसिपेशन किया है इसमें, वो सब चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कस करी गई है। तो सबसे पहले देखिए विडो के लिए सबसे पहला जो नाम आएगा, ठीक है, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया है इनकी पोजीशन को सुधारने में, वो है राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये एक ऐसे रिफॉर्मर थे जिन्होंने वुमेन राइट्स पे या वुमेन एजुकेशन पे, वो विडो पे बहुत ज़्यादा काम किया है और जो सती प्रथा थी उसको ख़त्म करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इन्होंने ब्रह्म समाज को फाउंड किया था, ब्रह्म समाज के फाउंडर थे, कलकत्ता में इन्होंने ब्रह्म समाज को एक तरीके से और ओरिजिनेट किया है। ही वांटेड टू स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन इन द कंट्री। इनका ये मानना था कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो हमारी कंट्री में फैलनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि वेस्टर्न एजुकेशन का मतलब ये है कि ये अंग्रेज़ों से मिले हुए थे या अंग्रेज़ों के साथ थे, ऐसा कुछ नहीं है। वेस्टर्न एजुकेशन ये इसलिए प्रमोट करते थे क्योंकि इनको लगता था कि जब इंसान वेस्टर्न एजुकेशन को पढ़ेगा, समझेगा, तो उसके अंदर एक रैशनल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी। रैशनल थिंकिंग मतलब क्या सही है, क्या गलत है, उसको वो सोच पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कंज़र्वेटिव अप्रोच रखेंगे तो हमको क्या लगेगा कि जो हमारे यहाँ रीति-रिवाज चल रहे हैं वो सही है, उस पे कोई भी चीज़ें बदलाव नहीं करनी चाहिए। इसीलिए वेस्टर्न एजुकेशन को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। वुमेन एजुकेशन को भी ये सपोर्ट करते थे। स्ट्रांगली डिसअप्रूव द सिस्टम ऑफ सती, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो सती सिस्टम चल रहा था, सती जो प्रथा चल रही थी, उसको ये पूरी तरीके से डिसअप्रूव करते थे। यहाँ तक कि इनकी जो सिस्टर इन लॉ थी, जो इनकी भाभी थी, उनको भी सती कर दिया गया था जब इनके ब्रदर की डेथ हुई थी।
मैनी ब्रिटिश ऑफिशियल सपोर्टेड राजा राम मोहन रॉय। तो ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे बहुत सारे, उन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन रॉय को सपोर्ट किया, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने शायद नाम सुना होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और इन्हीं लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या कर दिया था, सती प्रथा को 1829 में बैन कर दिया गया था। लेकिन ये किसकी मदद से हो पाया, तो राजा राम मोहन रॉय की मदद से हो पाया था। तो ये बहुत बड़ा रोल है राजा राम मोहन रॉय का। इसके बाद जो आते हैं वो हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्होंने क्या किया है, तो ये भी एक बहुत ही महान सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, इनका मेन मकसद क्या था कि ये विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते थे। ठीक है, अब देखिए विडो रीमैरिज अगर कोई सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो सती के अगेंस्ट तो बिल्कुल होगा, क्योंकि सती अगर हो जाएगी तो रीमैरिज कहाँ होगी, नहीं होगी। तो क्या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे वो विडो रीमैरिज को प्रमोट करते थे। ठीक है, कि कोई अगर विडो हो रहा है तो उसको भी जीवन जीने का अधिकार है, और पूरी डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार है, इसलिए उनकी मैरिज दोबारा होनी चाहिए। ब्रिटिश ऑफिशियल सपोर्टर, अब देखिए फिर से ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या करेंगे, इनको सपोर्ट करेंगे, इनके कॉज को सपोर्ट करेंगे, और पास कर दिया एक लॉ, जिसको कहा मतलब एक तरीके से वुमेन्स विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दिया था 1856 में। ठीक है, और विडो क्या कर सकती थी, हम रीमैरी कर सकती थी। हालांकि ये सब चीज़ें होती बहुत कम थी, लेकिन मतलब एक लॉ तो पास ही कर दिया गया था कि अगर कोई करना चाहे तो उसको कोई मना नहीं कर सकता है। इसके बाद आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था, जिसका नाम है आर्य समाज। कई बार पूछा था कब फाउंड किया था, तो 1875 में फाउंड किया था, और इन्होंने भी क्या किया, विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया है। इसके बाद आते हैं दीज, अब देखिए ये तो तीन लोगों का नाम हमने देखा। अब इसके बाद आते हैं दीज रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जितने भी रिफॉर्मर्स थे उनकी सोच देखिए कितनी अच्छी थी। वो ये मानते थे अगर वुमेन की जो भी कंडीशन है उसको अगर इम्प्रूव करना है, तो इम्प्रूव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या चाहिए, अब खुद तो जाके एजुकेशन देंगे नहीं, या खुद देंगे भी तो एक लिमिटेड स्पेस में लिमिटेड जगह पे ही दे सकते हैं। तो इसलिए इन लोग ने क्या किया, बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे कॉलेजेस को भी सेटअप करना स्टार्ट किया। फॉर दिस पर्पज स्कूल्स वर ओपन फॉर गर्ल्स, और किसके लिए, मेनली गर्ल्स के लिए, क्योंकि बॉयज़ को तो एजुकेशन पहले से दी जा रही थी। बाय द एफर्ट्स ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड अदर रिफॉर्मर्स। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिसमें एक बहुत बड़े नाम हैं, जिन्होंने स्कूल गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन करने की शुरुआत कर दी थी। पीपल रिएक्टेड शार्पली अगेंस्ट सेंडिंग गर्ल्स टू दी स्कूल। अब देखिए बात क्या है कि स्कूल तो खुल गए, लेकिन जो माँ बाप हैं वो अब अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना नहीं चाह रहे थे। हेंस दे वर टॉट एट होम्स थ्रू आउट द 19th सेंचुरी। तो स्कूल तो खुल गए थे, स्कूल की अवेलेबिलिटी हो गई थी, लेकिन अभी भी जो लड़कियां थी वो स्कूल नहीं आ पा रही थी, और उनका एजुकेशन जो हो रहा था वो घर पे ही हो रहा था। अब आते हैं कुछ एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिलीज की बात करते हैं नॉर्थ इंडिया में। वुमेन लर्न टू रीड कुरान इन अरबिक। अब देखिए जो वुमेन थी, अभी तक वुमेन को कुरान पढ़ने अलाउड नहीं था, लेकिन अब क्या है कि जो एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम फैमिलीज थी, एरिस्टोक्रेटिक ऐसे समझ सकते हैं जो एक तरीके से बड़े घराने की थी, राजा महाराजा घराने की मुस्लिम फैमिलीज थी नॉर्थ इंडिया में, उनकी जो वुमेन थी उनको अलाउ कर दिया गया था, वो पढ़ सकती थी कुरान, और भी अरबिक में पढ़ती थी, ये सब चीज़ें हैं। दे वर टॉट बाय वुमेन हु केम होम टू टीच। और ये कौन पढ़ाता था, तो वुमेन आती थी इनको पढ़ाने के लिए घरों में, और उनसे कुरान पढ़ती थी। मुस्लिम वुमेन लाइक बेगम ऑफ भोपाल डिड अ लॉट। अब देखिए इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुस्लिम वुमेन है, जिनका एक तरीके से नाम तो नहीं है, लेकिन इनको बेगम कहा जाता है, बेगम ऑफ भोपाल। इन्होंने बहुत सारा काम किया है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए वुमेन को, और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया था कि प्राइमरी स्कूल सेटअप किया था गर्ल्स के लिए, कहाँ पर, अलीगढ़ में। आगे बढ़ते हैं, बेगम रुकैया शेखावत हुसैन, बेगम रुकैया हुसैन, इनको शॉर्ट फॉर्म में जाना जाता है, जिस नाम से फेमस है वो है रुकैया हुसैन, आपने शायद जरूर सुना होगा। ऑल्सो ओपनड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स। इन्होंने भी मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल ओपन किए, कहाँ पर, पटना में और कलकत्ता में। She and many other women began to write and publish their critical views on the status of women in the
सोसाइटी। अब देखिए क्या है कि ये सब जो महिलाएँ थी पढ़ी लिखी तो थी ही, और पढ़ी लिखी थी तो ये क्या करती थी, बहुत सारे पैम्फलेट्स पब्लिश करती थी, मैगज़ीन्स पब्लिश करती थी, और उन पैम्फलेट्स मैगज़ीन्स में क्या करती थी, अपने व्यूज़ देती थी, अपने क्रिटिकल व्यूज़ देती थी। मतलब जो भी सोसाइटी थी, जिस तरीके से वुमेन को ट्रीट करती थी, उस सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करती थी और बताती थी कैसे इस सिचुएशन को सही किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं पंडिता रमाबाई। इनके बारे में भी थोड़ा-सा जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन्होंने भी वुमेन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है भारत में। तो वुमेन एजुकेशन रोट अ बुक अबाउट पैथेटिक कंडीशन ऑफ अपर कास्ट हिंदू विडोज। अब देखिए जो अपर कास्ट हिंदू विडोज होती थी, उनकी जो कंडीशन थी, अब विडो है तो कंडीशन तो खराब होगी ही, तो इसी पैथेटिक कंडीशन के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा है अपनी किताब में। शी सेट अप अ विडो होम एट पूना। अब इन्होंने क्या किया, एक विडो होम ओपन किया था, कहाँ पर, पूना में, और वहाँ पर क्या करती थी, शेल्टर प्रोवाइड करती थी विडोज़ को। मतलब विडो वहाँ पर आ सकती थी, रह सकती थी, अपना खाना-पीना बना सकती थी, ठीक है? थोड़ा बहुत जो एक तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप का काम होता है कि थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ें, वो भी वहाँ पर वो कर सकती थी। इट मीन्स अ कंपैरिज़न बिटवीन वुमेन एंड मेन। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या बात दी गई है। ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स बिकेम वरीड अबाउट ऑल दीज़ चेंजेस। अब देखिए जो पुराने रूढ़िवादी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हों, चाहे वो मुस्लिम हों, जब इतनी सारी चीज़ें आ रही है, वुमेन की कंडीशन जब सुधरने लग जाएगी तो इनको प्रॉब्लम तो होगी ही, तो इनको बहुत ज़्यादा वरी होने लग गई। हाउएवर वुमेन अल्टीमेटली बिगिन टू एन्जॉय ग्रेटर फ्रीडम। अब क्या है, प्रॉब्लम हो रही है, होने दीजिए, लेकिन क्या है, वुमेन को धीरे-धीरे करके एजुकेट हो चुकी हैं, धीरे-धीरे करके एम्पावर हो चुकी थी। तो अब वो क्या है, अपनी आज़ादी ज़्यादा वो आज़ाद हो चुकी थी, वो अपनी फ्रीडम को ज़्यादा एन्जॉय करने लग गई थी। एंड फ्रॉम 1920 सम ऑफ देम इवन जॉइंड वेरियस काइंड्स ऑफ नेशनलिस्ट एंड सोशलिस्ट मूवमेंट। और 1920s में अगर आप देखें, जैसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, तो ये सब मूवमेंट्स ऐसे थे जिसमें वुमेन भी क्या करने लग गई थी, पार्टिसिपेट करने लग गई थी। और बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई, इसमें भी वुमेन का रोल स्टार्ट हो गया था। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो वुमेन कब पॉलिटिक्स में आएगी, जब वो पढ़ी लिखी होगी, जब वो इन्फॉर्म्ड होगी, जब वो एम्पावर्ड होगी। तो वही हो गया था, और धीरे-धीरे करके वुमेन हर फील्ड में जाने लग गई थी। कास्ट इनइक्वालिटीज़ हैड क्रिपल्ड अवर सोसाइटी। अब देखिए यहाँ पर एक कास्ट इनइक्वालिटी की बात अब करी जा रही है। इसने हम लोग की सोसाइटी को बहुत ही क्रिपल कर दिया था, बहुत ही एक तरीके से, देखिए क्रिपल का अगर असली मतलब देखा जाए तो अपाहिज करना होता है। तो यही एक तरीके से समझ सकते हैं कि कास्ट इनइक्वालिटी ने क्या किया, हमारी सोसाइटी को अपाहिज कर दिया। ठीक है, रिफॉर्मर्स मेड सिंसियर एफर्ट्स टू रूट आउट दीज इविल्स फ्रॉम दी सोसाइटी। अब रिफॉर्मर्स जो थे, जैसे अभी वुमेन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जैसे काम किया लोगों ने, अब यहाँ पर कुछ आपको रिफॉर्मर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने इस इविल को ख़त्म करने के लिए बहुत सारा काम किया है। इन बॉम्बे द परमहंस मंडली, देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है परमहंस मंडली। ठीक है, ये फाउंड करी गई थी 1840 में। और ये मेनली क्यों फाउंड करी गई थी कि कास्ट सिस्टम जो है या कास्टिज्म जो है उसको ख़त्म करने की बात ये करती थी। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 19th सेंचुरी, अब देखिए 19th सेंचुरी में क्योंकि अंग्रेज़ों का भी प्रभाव बढ़ चुका था, तो अब क्या है कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ आते थे और वो यहाँ पर आके एक्टिव हो गए थे। अब क्रिश्चियन मिशनरीज़ आएँगे तो क्या करेंगे, वो अपनी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करेंगे, और क्रिश्चियनिटी में आपको पता होगा कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ नहीं हैं। तो वो ये प्रमोट करते थे और लोग उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी करते थे। दे सेट अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स, इन्होंने ट्राइबल ग्रुप्स के लिए स्कूल्स भी सेटअप किए। लोअर कास्ट के जो बच्चे थे, जो फैमिलीज़ थी, उनके लिए भी स्कूल सेटअप किए। एट द सेम टाइम द पीपल फ्रॉम लो कास्ट, इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम द अपर कास्ट, बिगेन टू माइग्रेट टू सिटीज़ वेयर देयर वाज न्यू डिमांड ऑफ लेबर। अब देखिए अगर आप सिटी की बात करेंगे तो अंग्रेज़ों के टाइम पे सिटीज़ डेवलप होने लग गई थी, रोड्स बनने लग गई थी, रेलवेज़ बनने लग गए थे। ठीक है, तो जब ये सब चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ बनने लग गई थी, तो जब डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट के साथ-साथ क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट आता है। अब एम्प्लॉयमेंट आएगा तो जो लोग गाँव में रह रहे थे, और मेनली लोअर कास्ट लोग जो रूरल एरियाज़ में रह रहे थे, उनको क्या है, बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ रही थी। जो अमीर लोग होते थे, जो हाई सोसाइटी में लोग होते थे, या कह सकते हैं जो अपर क्लास लोग होते थे, वो इनको क्या करते थे, प्रताड़ित करते थे। तो जो रूरल एरियाज़ में मार्जिनलाइज़्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग थे, वो माइग्रेट करने लग गए, और कहाँ आने लग गए, सिटी में आने लग गए।
अब सिटी में आएँगे, अपना काम-धाम करेंगे, पैसा-वैसा कमाएँगे, रहेंगे आराम से और उनको कोई एक्सप्लॉइट भी नहीं कर सकेगा उस तरीके से, जैसे गाँव में हो रहा था। ठीक है? तो ये सब थोड़ी से चेंजेस थे जो देखने को यहाँ पर मिलते हैं। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म किस तरीके से हुआ है, ये देख लेते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट बिगेन टू ऑर्गेनाइज मूवमेंट फ्रॉम द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए लोअर कास्ट के ही कुछ ऐसे पढ़े लिखे लोग थे जो आगे बढ़ते हैं और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने की बात करते हैं। और इनकी मेनली डिमांड क्या थी? सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। इन दिस कनेक्शन वी कैन मेंशन दी सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है जिसको कहा गया है सतनामी मूवमेंट। तो सतनामी मूवमेंट जो है वो भी इसी कास्टिज्म के अगेंस्ट थी, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था उसी के अगेंस्ट थी। और ये किसने इनिशिएट करी थी? तो गुरु घासीदास जी हैं। ये मेनली लो कास्ट से आते थे, इन्होंने ही इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, सतनामी मूवमेंट को। ठीक है? इन ईस्टर्न बंगाल, अब देखिए ईस्ट बंगाल की अगर बात करी जाए जो आज बांग्लादेश का पार्ट है, ठीक है, तो वहाँ पर हरिदास ठाकुर मटुआ जो है ये सेक्ट, ठीक है, इनका एक सेक्ट है, वर्कड अमंग लोअर कास्ट चंडाल कल्टीवेटर्स। तो देखिए मेनली जो लोअर क्लास के लोग होते थे उनके लिए काम करते थे। ये जो हरिदास ठाकुर मटुआ हैं, इनका जो सेक्ट था, इन्होंने क्वेश्चन किया, किस चीज़ पे क्वेश्चन किया? ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पे क्वेश्चन किया दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। तो जो भी टेक्स्ट कास्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रहे थे उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, उसको क्वेश्चन किया इन्होंने। एक और बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं, रिफॉर्मर रहे, जिनका नाम है ज्योतिबा फुले या ज्योतिराव फुले। ये भी एक लोक कास्ट के लीडर थे। इन्होंने क्या प्रपोज किया? प्रपोज दैट शूद्राज एंड अति शूद्र, जिनको अनटचेबल कहा गया है, शुड यूनाइट। इनको क्या हो जाना चाहिए? यूनाइट हो जाना चाहिए, यूनिटी में रहना चाहिए, टू फाइट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। कितनी बड़ी बात कही है कि शूद्र और अति शूद्र को क्या हो जाना चाहिए? यूनाइट हो जाना चाहिए। पहले क्या था? जो शूद्र होता था वही अति शूद्र से सबसे ज़्यादा दूरी बना के रखता था। ठीक है? तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो अति शूद्र जो अनटचेबल्स थे वो तो वैसे ही उनको कोई पूछेगा ही नहीं। तो इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि शूद्र और अति शूद्र को कम से कम यूनाइट हो जाना चाहिए, तभी वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से लड़ सकते हैं। और इन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी थी जिसने कास्ट इक्वालिटी की बात करी है, और उस इंस्टीट्यूशन का नाम था सत्य शोधक समाज। कई बार पूछा आता है क्वेश्चन में कि सत्य शोधक समाज जो है उसको किसने एस्टैब्लिश किया था, किसने स्टार्ट किया था? तो ये ज्योतिबा फुले ने स्टार्ट किया था। इसके बाद कुछ और नाम देखेंगे, जैसे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनको सभी जानते होंगे। ई.वी. रामास्वामी नायकर, ठीक है, ये एक तरीके से कह सकते हैं केरला के अम्बेडकर हैं। ठीक है, कंटिन्यूड द मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म इन 20th सेंचुरी। इन्होंने, इन दोनों लोगों ने क्या किया है? कास्ट रिफॉर्म से रिलेटेड बहुत सारे काम किए हैं और 20th सेंचुरी में काम करना स्टार्ट किया है। Ambedkar started temple entry movement which was represented by ब्राह्मण priest। अब देखिए अम्बेडकर जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट करी थी महाराष्ट्र में, जिसका नाम था टेम्पल एंट्री मूवमेंट। मतलब जो शूद्र क्लास के लोग होते थे, अति शूद्र लोग होते थे, उनको ये टेम्पल में एंट्री कराने की कोशिश करते थे कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको एंट्री मिलनी चाहिए, भगवान सबके हैं। लेकिन इस चीज़ के भी खिलाफ कौन रहता था? जो ब्राह्मण प्रीस्ट रहते थे, वो इनके खिलाफ और इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ रहते थे। The non-Brahman movement began in 20th century। तो 20th century में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। इट वॉज इनिशिएटेड बाय क्वालिफाइड एंड वेल्दी नॉन ब्राह्मण कास्ट। अब देखिए मेनली किसने स्टार्ट करी है? तो जो क्वालिफाइड होगा, वेल्दी होगा, वही तो ऐसी मूवमेंट्स को स्टार्ट कर पाएगा। दे चैलेंज ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर, मतलब जो ब्राह्मण को सारी पावर दी गई है उसके भी खिलाफ आवाज़ उठाते थे कि मतलब किस उस पे दी गई है, कौन इनको रेटिफाई कर रहा है, कौन इनको पावर दे रहा है, तो उसके खिलाफ भी इन लोगों ने आवाज़ उठाई थी। आगे बढ़ते हैं, रामास्वामी नायकर की बात करी जाए तो ई.वी. रामास्वामी नायकर, इनको याद रखिएगा पेरियार भी कहा जाता है। ठीक है, पेरियार एक नदी भी है इन्हीं के नाम पे, केरला में बहती है। ठीक है, तो ई.वी. रामास्वामी नायकर जो हैं, इन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की बात करी थी। ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट किसके लिए? तो शूद्र को अपनी खुद रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अनटचेबल्स को अपनी खुद रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब तक आदमी खुद अपनी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तब तक दूसरा उसकी रिस्पेक्ट क्यों करेगा? वही बात यहाँ पर ये कहना
चाह रहे हैं। ही इंस्पायर्ड अनटचेबल्स टू फाइट फॉर देयर डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इन्होंने मेनली किस चीज़ को प्रपोज किया है, इन्होंने कहा कि अनटचेबल जो हैं उनको लड़ाई करनी चाहिए, ठीक है, उनको फाइट करना चाहिए अपनी डिग्निटी के लिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। ही वॉज ग्रेट क्रिटिक ऑफ हिंदी स्क्रिप्चर्स, या हिंदू स्क्रिप्चर्स कह सकते हैं, ठीक है, जो मेनली कास्ट सिस्टम के बारे में बात करते थे, कास्टिज्म के बारे में बात करते थे, या वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करते थे, उनके खिलाफ रहते थे, उसके क्रिटिक थे। Several associations were established and movement started by our reformers in order to make Indian society free from all evils। तो बहुत सारे एसोसिएशन, बहुत सारे ऐसे लोग आए जिन्होंने बहुत सारी जो हमारे सोसाइटी में इविल्स फैले हुए थे उनको ख़त्म करने की बात करी है। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जिनका नाम है विवेकानंद। इन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था। इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, तो उन्हीं के नाम पे उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया था जिसका नाम था रामकृष्ण मिशन। अप्रॉक्सीमेटली 1897 में स्टार्ट इन्होंने किया था। 1893 में ये शिकागो गए थे, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑल इंडिया रिलीजन कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इन्होंने भाषण भी दिया था। टू स्ट्रेस द आइडिया ऑफ साल्वेशन थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। अब देखिए इनका जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि अगर किसी भी इंसान को मोक्ष प्राप्त करना है, सैल्वेशन प्राप्त करना है, तो वो सैल्वेशन कैसे मिल सकता है, तो सोशल सर्विस जब तक नहीं करेगा, समाज सेवा करने से ही सैल्वेशन मिल सकता है। और सेल्फलेस एक्शन होना चाहिए, मतलब किसी भी अपने बिना प्रॉफिट के कोई भी अगर काम आप कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। यही विवेकानंद जी बताना चाहते थे और इसी आइडियोलॉजी को इन्होंने प्रमोट किया है। वेद समाज जो है इसके बारे में भी क्या है कि वर्कड टू अबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शन एंड प्रमोट विडो मैरिज एंड वुमेन्स एजुकेशन। अब वेद समाज ने भी 3 बातों पे मेनली फोकस किया है। पहला, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अबॉलिश करने की बात करी है, दूसरा विडो रिमैरिज को भी प्रमोट किया है, और तीसरा क्या है, वुमेन्स एजुकेशन को भी इन्होंने, मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रमोट किया है। इसके बाद आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी के बारे में, शायद आपने सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। इसका पहले जो नाम था वो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, ठीक है। ऑफर्ड मॉडर्न एजुकेशन, तो ये मेनली क्या है, मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करती है, ठीक है। और इस मूवमेंट को क्या कहा गया था, अलीगढ़ मूवमेंट कहा गया था। किसने स्टार्ट किया था इस यूनिवर्सिटी को, तो सर सैयद अहमद खान जी ने इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान जी ने इसको क्या किया था, स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके बाद आते हैं सिंह सभा की बात अगर करी जाए, तो जैसे हमने अभी देखा कि हिंदुइज्म में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, कास्ट सिस्टम था, इस्लाम में भी वुमेन को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, तो वो सब जैसे इम्प्रूव करने की बात करी गई, अलग अलग रिफॉर्मर्स ने करी, इसी तरीके से सिंह सभा स्टार्ट हुई थी, जिसने क्या किया था, सिखिज्म जो था वो भी बहुत ज़्यादा सुपरस्टिशन से लिप्त था, उसको ख़त्म करने की बात इन्होंने करी थी। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर भी था और ऐसी प्रैक्टिसेस देखी जाती थी जो सिख समुदाय की ही नहीं थी, ठीक है। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस को भी इन्होंने ख़त्म करने की बात कही थी। इसके बाद हम लोग कुछ डेटलाइंस देख लेते हैं कब क्या हुआ है। तो राजा राम मोहन रॉय का जो पीरियड है मेनली 1772 से 1833 का है। 1820s में क्या हुआ था, सर हेनरी विवियन डेरोजियो जो हैं, ये एक टीचर थे हिंदू कॉलेज के, कलकत्ता में जो है, इन्होंने यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट किया था। और मेनली क्या था, रेडिकल आइडियाज जो इनकरेज टू क्वेश्चन ऑल द अथॉरिटीज, मतलब जो इनके स्टूडेंट्स थे उनको ये इनकरेज करते थे कि अगर कोई भी उनको इस तरीके की चीज़ लगती है जो समाज में गलत हो रही है, उसको क्वेश्चन करना चाहिए। ये मेनली इनका एम था। 1829 में सती को बैन कर दिया गया था, ठीक है। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। इसके बाद आते हैं ब्रह्म समाज की फाउंडेशन 1830 में हुई थी, राजा राम मोहन रॉय जी ने खोजा था, मतलब फाउंड किया था इसको। और ये क्या करता था, प्रोहिबिट ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडल्ट्री, ठीक है, एंड सेक्रीफाइस। तो अगर किसी भी तरीके का कोई सेक्रीफाइस होता था, चाहे वो नर का सेक्रीफाइस हो, मतलब ह्यूमन सेक्रीफाइस हो, या एनिमल सेक्रीफाइस हो, उसको ये बिल्कुल खिलाफ थे उसके। और जो मूर्ति पूजा होती थी उसके भी एक खिलाफ थे। 1856 में क्या हुआ, विडो रीमैरिज एक्ट पास हो गया था। 1864 में
वेद समाज को स्टैब्लिश कर दिया गया था। वेद समाज अभी हमने देखा था, उसके बारे में सारी बात करी थी कि उसके मेनली 3 पर्पस थे। एक विडो रिमैरिज को प्रमोट कर रहा था, वुमेन्स एजुकेशन को प्रमोट कर रहा था, और साथ ही साथ एक और था जो हमने अभी ऊपर देखा था, वो क्या था आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। 1887 पे आए तो प्रार्थना समाज बना था। प्रार्थना समाज का मेनली फंक्शन क्या था? जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था उसको खत्म करना, वुमेन एजुकेशन को प्रमोट करना, और भी बहुत सारी चीजें थी। 1873 में क्या हुआ था? ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। ठीक है, गुलामगिरी किससे रिलेटेड है? स्लेव से रिलेटेड है। ठीक है, जो लोअर क्लास कास्ट के लोग हैं उनसे रिलेटेड है, उनकी जो पोजीशन थी, उनकी जो कंडीशन थी उससे रिलेटेड है। इन्होंने सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की थी। ठीक है, 1875 में भी हमने देखा था जो आर्य समाज है वो तो खोजा ही गया था। उसके साथ ही साथ सर सैयद अहमद खान जी ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको एएमयू कहा गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा गया, उसको भी फाउंड किया था। कहाँ पर? अलीगढ़ में। 1880s में अगर आप देखेंगे तो इंडियन वुमेन जो है वो यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट कर दी थी। 1929 में क्या हो गया था? चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी भारत के साथ में। लड़कियों की बहुत जल्दी शादी कर दी जाती थी, 8-9 साल में, 7 साल में, 11 साल में शादी कर दी जाती थी। तो इसके खिलाफ भी आवाजें उठी थी और 1929 में इसको भी रोक दिया गया था, और एक लिमिट सेट कर दी गई थी कि 16 साल से नीचे की लड़की नहीं होनी चाहिए, बाद में 18 कर दिया गया। तो इस तरीके से पहले 14 हुआ, फिर 16 हो गया, फिर 18 हो गया। तो ऐसे जो है वो वुमेन की शादी करने की उम्र जो है वो चेंज करी गई। 1927 से 35 तक अगर आप देखेंगे तो अम्बेडकर लेड 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स बिटवीन दिस पीरियड। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट मेनली अम्बेडकर ने स्टार्ट करा था, और 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट इन्होंने 1927 से 1935 तक चलाया है। तो इस तरीके से हम लोग ने पूरा वीडियो देखा जिसमें इस पूरे चैप्टर को अच्छे से डिस्कस कर लिया, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।